नमस्कार दोस्तों, पैंथर एकेडमी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सारे लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी सफलता के लिए निरंतर प्रयासरत होंगे। डेली की तरह आपको ऊर्जावान बनाए रखने के लिए आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे, जिससे आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। हम लोग इस सेशन की शुरुआत 2 शब्द मोटिवेशनल कोट से करेंगे। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से हैं और हौसले सबके अलग अलग। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो संघर्ष करके निखर जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग आज सेशन शुरुआत करेंगे और डेली की तरह आपसे यही गुजारिश है कि आप सेशन में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। आइए हम लोग सेशन की शुरुआत करें और देखें। यहां देखिए, पहला प्रश्न आपका दिया गया है। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस संस्था के द्वारा द स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट 2022 रिपोर्ट जारी किया गया। अब यहां विकल्प दिए गए हैं FAO, दूसरा दिया गया है UNEP, तीसरा दिया गया है विश्व बैंक, चौथा दिया गया है UNDP। तो यहां पर आपको एक सिर्फ ध्यान ये देना है, द स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट 2022 ये रिपोर्ट जारी किया गया है। तो किसके द्वारा जारी किया गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर होगा FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 ईस्वी में हुआ था और इसका मुख्यालय जो है इटली के रोम में है। इटली के रोम में है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो यह संस्था हर 2 साल मतलब 2 साल बाद यह अपनी रिपोर्ट जारी करती है और इन्होंने 30 वर्षों का आकलन करके रिपोर्ट जारी किया और इनके अनुसार विगत 30 वर्षों में 10.34% वनों में नुकसान हुआ है। अब यही अगर हम बात कर लें दोस्तों भारत के परिप्रेक्ष्य में, जो कि लगातार परीक्षाओं में यहां से प्रश्न बनते हैं कि भारत में वन रिपोर्ट किसके द्वारा जारी होता है, तो वन अनुसंधान संस्थान देहरादून द्वारा जारी होता है। या भी प्रति 2 वर्षों के बाद ये भी अपनी रिपोर्ट 2 वर्षों के अंतराल में यह भी अपना रिपोर्ट जारी करता है। यह पहली बार कब जारी किया था? तो 1987 ईस्वी में पहला वन रिपोर्ट आया था और विगत हाल ही में जो रिपोर्ट आया है वो कौन से क्रम का रिपोर्ट है? तो 17वां वन रिपोर्ट आया है। इसमें भारत में वन और वृक्षावरण की प्रतिशतता कितनी है? तो ये डाटा जरूर आपको याद रखना है क्योंकि डायरेक्ट डाटा पूछ लिया जाता है। तो ये डाटा 24.6% भारत में वन और वृक्षावरण क्षेत्रफल है। अगर हम यही बात करें दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण पक्षों की वन से संबंधित, तो यहां देखेंगे कि भारत में सर्वाधिक वन कहां है? तो मध्य प्रदेश में है। सर्वाधिक वन कहां? मध्य प्रदेश में। और सबसे कम कहां है? सबसे कम तो ये दोस्तों हरियाणा में है। लेकिन यहां आपको सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है, यहां नॉर्मल पूछा जा रहा है भारत में सर्वाधिक वन कहां है? तो मध्य प्रदेश में। सबसे कम कहां है? तो हरियाणा में। अगर यही प्रतिशतता के आधार पर कर दिया जाए कि प्रतिशतता के आधार में भारत में सर्वाधिक वन कहां, क्षेत्रफल कहां है? तो ये आपका मिजोरम हो जाएगा। अभी हाल ही के दिन में NDA का पेपर हुआ, वहां से डायरेक्ट ये प्रश्न पूछा गया था कि भारत में प्रतिशतता के क्षेत्रफल प्रतिशतता के हिसाब से सर्वाधिक वन कहां है? तो मिजोरम में। अब यही हम जान लें कि सबसे कम कहां है दोस्तों, तो सबसे कम जो है ये हरियाणा में है। यह प्रश्न अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। एक बार पुनः रिकॉल कर लें कि द स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट 2022 रिपोर्ट जारी किया गया। यह किस संस्था के द्वारा जारी की गई? तो FAO के द्वारा जारी किया गया। इसे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है, जिसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 ईस्वी में हुआ और इसका मुख्यालय जो इटली के रोम में है। साथ ही साथ ये 2 वर्षों में एक बार अपनी रिपोर्ट जारी करता है। 30 वर्षों का आकलन करके इन्होंने अपनी रिपोर्ट जारी की है, संकलित रिपोर्ट जारी की है, जिसमें यह बताया कि लगभग 10.34% वनों में नुकसान हुआ है। मानव हस्तक्षेप के कारण।
हम यही भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो वन अनुसंधान संस्थान देहरादून के द्वारा वन रिपोर्ट जारी किया जाता है। पहला वन रिपोर्ट दोस्तों कब जारी किया गया? 1987 में जारी किया गया। और यहां पर कौन सा रिपोर्ट हाल ही में जारी किया गया? 17वां वन रिपोर्ट जारी किया गया। भारत में वन और वृक्षावरण कितने प्रतिशत है? तो 24.62% है। सर्वाधिक वन कहां है? मध्य प्रदेश में। सबसे कम कहां है? हरियाणा में। सब प्रतिशतता के हिसाब से सर्वाधिक कहां है? मिजोरम में है। और प्रतिशतता के हिसाब से सबसे कम कहां है? हरियाणा में। एक प्रश्न और यहां देख लीजिए, 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। विश्व खाद्य दिवस के रूप में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। यही बात कर ले हम दूसरे विकल्प का, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इसकी पहली बैठक स्टॉकहोम जो कि राजधानी है स्वीडन की, पहली बैठक हुई थी 1972 ईस्वी में। इसे पर्यावरण का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसी सम्मेलन के आधार पर प्रतिवर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाए जाने की अनुशंसा की गई है। विश्व बैंक के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 1944 ईस्वी में किया गया। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है दोस्तों। साथ ही साथ इसके जो प्रमुख हैं डेविड मालपास हैं। डेविड मालपास हैं। अगर हम यही बात करें यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो इसकी स्थापना 1965 ईस्वी में किया गया था। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देख ले। हाल ही में वित्तीय वर्ष 2021-22 भारत का सेवा क्षेत्र निर्यात कितना रहा? यहां से देखिए दोस्तों, ये डाटा सिर्फ याद रखना है और परीक्षाओं में यहां से सिर्फ डाटे ही पूछे गए हैं। इसको आपको एग्जैक्ट एज सेम इसी डाटा को याद कर लेना है। जैसे ही प्रश्न आपके सामने से गुजरे आप उसका डाटा मिलान करके आप आंसर लगा के आगे बढ़ेंगे। तो यहां देखिए पहला विकल्प दिया गया है 295.4 मिलियन डॉलर। दूसरा दिया गया है 254.4 मिलियन डॉलर। तीसरा दिया गया है 213.4 मिलियन डॉलर। चौथा दिया गया है 495.4 मिलियन डॉलर। तो 2000 इसमें सही जो होगा विकल्प नंबर बी सही होगा। 2021-22 के लिए अब तक का सर्वाधिक सेवा क्षेत्र का निर्यात जो रहा है वो 254.4 मिलियन डॉलर रहा है। जबकि अगर यहीं पे कह दे 2020-21 का तो 213.4 बिलियन डॉलर जो रहा है 2020-21 का। अब यहां पर हम जानते हैं कि ये क्षेत्र कितने हैं, तो यहां पर प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक 3 क्षेत्रों में बटा हुआ है। और आपसे प्रश्न भी पूछा गया है कि जीडीपी में सर्वाधिक योगदान किसका होता है, तो इसी सेवा क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान होता है। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। देखिए दोस्तों, डेली की तरह आपसे यही जो वादा किया गया है कि आपको करंट का क्वेश्चन गलत नहीं होने देंगे। आपके करंट के क्वेश्चन 100% सही करके आने हैं आपको। इसी क्रम में देखिए यहां दिया गया है ब्रिक्स सम्मेलन 2022। तो यहाँ ये संस्करण कौन सा है, तो दोस्तों ये 14वां संस्करण है। और इसकी मेजबानी कौन करेगा, तो इसकी मेजबानी चीन करेगा। अब इससे पहले 13वां की मेजबानी किसने किया था, तो इसकी मेजबानी दोस्तों भारत ने किया था। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार कितने परिदृश्यों में या कितने अंगों में दिया जाता है, तो 6 भागों में दिया जाता है। साथ ही साथ 29 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भांग को वैध करने वाला देश कौन है, तो माल्टा जो देश है भांग की खेती को वैध करने वाला देश बना है। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय अग्निशयामक दिवस के रूप में किस दिवस को मनाया गया? पहला दिया गया 1 मई, दूसरा दिया गया 3 मई, तीसरा दिया गया 8 मई, चौथा दिया गया 4 मई। तो यहां पूछा जा रहा है अंतरराष्ट्रीय अग्निशयामक दिवस। तो यहां जो विकल्प सही होगा, विकल्प नंबर डी सही होगा। 4 मई को प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय अग्निशयामक दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब इसके मनाए जाने की कारण रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में भीषण आग के कारण जो फायर कर्मी थे उनका भारी नुकसान हुआ था। उन्हीं की स्मृति में अंतरराष्ट्रीय अग्निशयामक दिवस प्रतिवर्ष 4 मई को मनाए जाने की अनुशंसा की गई।
साथ ही साथ अगर हम बात करें हाल फिलहाल के दिनों में ब्राजील के अमेजन जंगलों में भी आग लगने की बात हुई थी, यहां पर भी भारी नुकसान हुआ था। साथ ही साथ आपको याद रखना है ब्राजील के अमेजन जंगलों को पृथ्वी का फेफड़ा के नाम से जाना जाता है। और यही अगर हम ब्राजील के बारे में बात करें तो ब्राजील की राजधानी जो कि ब्राजीलिया है। साथ ही साथ अगर 8 मई को देखें तो विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाया जाता है। रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाया जाता है। 3 मई को विश्व प्रेस दिवस के रूप में मनाया जाता है। साथ ही साथ अगर 1 मई के बारे में बात करें विश्व श्रमिक दिवस और विश्व हास्य दिवस के रूप में भी 1 मई को मनाया जाता है। अब यहीं पे दिवस से महत्वपूर्ण प्रश्न बना है दोस्तों, तो आपको कुछ महत्वपूर्ण दिवस जो कि हाल ही में नए दिवसों के रूप में मनाए जाने की अनुशंसा की गई है उसको आपको याद रखना है। जैसे पराक्रम दिवस मनाए जाने की अनुशंसा कब की गई है? 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाए जाने की अनुशंसा की गई है। भाला फेंक दिवस कब मनाए जाने की घोषणा की गई? 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई और 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है। जबकि 14 अगस्त को विभीषिका दिवस के रूप में मनाए जाने की अनुशंसा की गई है। साथ ही साथ अगर हम बात करें टीकाकरण दिवस कब मनाया गया तो 16 मार्च को टीकाकरण दिवस के रूप में मनाया गया। प्रोटीन दिवस कब मनाया गया? 27 फरवरी को प्रोटीन दिवस के रूप में मनाया गया। और चाय दिवस मनाए जाने की अनुशंसा कब की गई? तो 21 मई को चाय दिवस मनाए जाने की अनुशंसा की गई। आइए इसी क्रम में हम लोग देखें अगला प्रश्न। हाल ही में जीवला योजना का संबंध किस राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया? मतलब प्रश्न आपका है हाल ही में जीवला योजना किस राज्य सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया? आपके पहला ऑप्शन उत्तर प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा राजस्थान, चौथा दिया गया मध्य प्रदेश। तो यहाँ जो सही होगा आपका विकल्प नंबर बी सही होगा। महाराष्ट्र राज्य द्वारा जीवला योजना प्रारंभ करने की घोषणा की गई। ये जीवला योजना है क्या? कम ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध कराना ही क्या है? जीवला योजना है। और महाराष्ट्र सरकार की ये योजना है जन सामान्य तक ऋण को उपलब्ध कराना, सरकारी सेवाओं को उपलब्ध कराना महाराष्ट्र सरकार की योजना के अंतर्गत जीवला योजना आता है। अब यहीं पे हम अगर बात करें तो लातूर में स्टैचू ऑफ नॉलेज का स्थापना किया गया। स्टैचू ऑफ नॉलेज किससे संबंधित है? तो ये डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जी से संबंधित है। आपको यही याद रखना है। स्टैचू ऑफ पीस किससे संबंधित है? तो ये राजस्थान से संबंधित है। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी किससे संबंधित है? तो ये हैदराबाद से संबंधित है। स्टैचू ऑफ यूनिटी किससे संबंधित है? तो ये गुजरात से संबंधित है। अगर हम यही बात कर लें, हाल ही में उत्तर प्रदेश ने तराई हाथी रिजर्व बनाए जाने की घोषणा की है। स्कूल चलो अभियान किस राज्य के द्वारा प्रारंभ किया गया? तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रारंभ किया गया। यहां और इंपॉर्टेंट यह है कि कहां से प्रारंभ किया गया? श्रावस्ती से प्रारंभ किया गया। श्रावस्ती उत्तर प्रदेश में सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला है। आपसे प्रश्न यह भी पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में सबसे कम साक्षरता दर महिला या पुरुष में पाया जाने वाला जिला कौन सा है? तो वो श्रावस्ती है। अगर हम ये बात करें राजस्थान के बारे में तो चिरंजीवी योजना का संबंध किस राज्य से है? राजस्थान से है। बोल्ड परियोजना का संबंध किससे है? तो राजस्थान राज्य से है। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश में भारत का पहला ग्रेन एटीएम किस राज्य में प्रारंभ किया गया? तो वो मध्य प्रदेश में प्रारंभ किया गया। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। देखिए गाय एम्बुलेंस सेवा कहां प्रारंभ की गई? असम में प्रारंभ किया गया। स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन कहां से शुरुआत किया गया? तो गुजरात राज्य से प्रारंभ किया गया। व्हीटली अवार्ड 2022 किसे सम्मानित किया गया? तो चारू दत्त मिश्रा जी को
व्हिटली अवार्ड से सम्मानित किया गया। इससे पहले किसको दिया गया था? तो नुक्लुफाम जी को दिया गया था। और ये व्हिटली अवार्ड जो है ये किस कारण इनको दिया गया है? तो हिम तेंदुआ के संरक्षण से संबंधित इनको दिया गया चारुदत्त मिश्रा जी को व्हिटली अवार्ड 2022। आइए इसी क्रम में अगला देखें। हाल ही में नार्डिक शिखर सम्मेलन में भारत की तरफ किसके द्वारा लिया गया? मतलब हाल ही में नार्डिक शिखर सम्मेलन में भाग भारत के तरफ से किसके द्वारा लिया गया? तो यहां पहला दिया गया है रामनाथ कोविंद, दूसरा दिया गया है नरेंद्र मोदी, तीसरा दिया गया है अमित शाह, चौथा दिया गया है एस जयशंकर। तो यहां जो सही विकल्प आपको होगा विकल्प नंबर बी सही होगा। हाल ही में नरेंद्र मोदी जी 2022 का प्रथम विदेश दौरा किया है। तो ये कहां गए हैं? ये जर्मनी गए, साथ ही साथ फ्रांस और कोपेनहेगन गए। इसी दौरान इन्होंने नार्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया। नार्डिक शिखर सम्मेलन में कौन कौन देश भाग ले रहे हैं? तो आइसलैंड, नार्वे, स्वीडन, फिनलैंड आदि देश नार्डिक शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। हाल ही में रामनाथ कोविंद जी द्वारा कैच द रेन योजना का प्रारंभ किया गया और अमित शाह जी द्वारा अमृत समागम योजना प्रारंभ किया गया दिल्ली से। जबकि एस जयशंकर जी हाल ही में मालदीव की विदेश यात्रा पर थे। मालदीव की राजधानी जो है दोस्तों ये माले है और एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो वो मालदीव है। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। हाल ही में किस देश की क्रिकेट टीम टी20 टीमों में नंबर 1 टीम बनी है? अब यहां देखिए पहला दिया गया ऑस्ट्रेलिया, दूसरा दिया गया वेस्ट इंडीज, तीसरा दिया गया इंग्लैंड, चौथा दिया गया भारत। तो यहां जो सही आंसर आपका होगा दोस्तों ये सही होगा विकल्प नंबर डी, भारत जो है टी20 में विश्व के सभी टीमों में टी20 टीमों में विश्व में सबसे नंबर 1 की टीम कौन है? वो भारत की है। टी20 मैचों में भारत की जो टीम है वो विश्व की नंबर 1 टीम है। अब अगर हम यही बात करें टी20 मैचों का प्रारंभ कब किया गया था? तो 2003 में किया गया था। अभी हाल ही में टी20 महिला विश्व कप का आयोजन किया गया। ये कहां किया गया था? तो इसका आयोजन दोस्तों न्यूजीलैंड में किया गया था। ये कौन सा संस्करण था? तो ये 12वां संस्करण था। यहां पे दोस्तों आपको याद रखना है इस टी20 महिला विश्व कप कौन सी टीम जीती? तो ये ऑस्ट्रेलिया यहां पर विजेता टीम रही और यहां पर इंग्लैंड जो है दोस्तों यह उप विजेता टीम में रहा। अब आपको यही कुछ क्रिकेट से संबंधित जानकारी जरूर याद रखना है। 13वां विश्व कप कहां आयोजित किया जाएगा? जो कि 2023 में होना है। तो 13वां विश्व कप 2023 का आयोजन कहां किया जाएगा? तो इसका आयोजन भारत में किया जाएगा। परीक्षाओं की दृष्टिकोण से ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल की तलाश कर, गर मिल जाए दरिया तो समंदर की तलाश कर, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश कर। अपने आप को इतना मजबूत बनाना है कि चाहे जिस परीक्षा में आप बैठे, जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं, उस परीक्षा में सफलता आपके हाथ आनी ही चाहिए। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देख ले। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022, इसमें भारत का स्थान कितना है? तो भारत का स्थान 2022 में 150 था। जबकि 2021 और 2020 में भारत का स्थान दोनों वर्षों में 142 था और यह 8 पायदान लुढ़क गया। साथ ही साथ अगर हम बात करें कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 जो है ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? यहां से भी प्रश्न बना हुआ है।
तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा ये जारी किया जाता है। साथ ही साथ अमृत सरोवर बनाए जाने की अनुशंसा किस सरकार द्वारा की गई है? तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा की गई दोस्तों। और ये कहां बनाया जाएगा? रामपुर में बनाया जाएगा। अब यही आपको बार बार बताया जा रहा, ध्यान रखना है, अमृत सरोवर मिशन। अगर अमृत सरोवर मिशन की बात होगी तो इसका संबंध जम्मू कश्मीर से होगा। अगर अमृत सरोवर की बात हो रही है तो ये उत्तर प्रदेश के रामपुर से होगा। अतुल्य भारत अंतरराष्ट्रीय क्रूज शिखर, इसका आयोजन कहां किया गया? महाराष्ट्र में किया गया। कहां किया गया दोस्तों? महाराष्ट्र में किया गया। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। हाल ही में किस फुटबॉल क्लब ने स्पेनिश लीग का खिताब जीता? अब यहां पर विकल्प पहला दिया गया है रियल मैड्रिड, दूसरा दिया गया एफसी बार्सिलोना, तीसरा दिया गया मैनचेस्टर यूनाइटेड, चौथा दिया गया दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो यहां सही विकल्प आपका विकल्प नंबर ए होगा, रियल मैड्रिड। रियल मैड्रिड ने स्पेनिश, ये संस्करण कौन सा था ये भी ध्यान रखिए, 35वां संस्करण का खिताब किसने जीता? रियल मैड्रिड ने जीता। और फुटबॉल क्लब में विश्व में सबसे धनी जो फुटबॉल क्लब है वो कौन सा है, ये भी प्रश्न पूछा गया है। तो ये रियल मैड्रिड जो है ये सबसे धनी टीम के रूप में है। अगर हम यही बात कर ले हाल ही फिलहाल के दिनों में कि फीफा फुटबॉल 2022, फीफा फुटबॉल 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो उसका आयोजन दोस्तों कतर दोहा में किया जाएगा। ये भी परीक्षाओं में आने वाला ही प्रश्न है। यकीन मानिए ये सारे प्रश्न जो आप अभी देख रहे हैं, रियलाइज कर रहे हैं, आप इन देखेंगे तो ये पेपर में सीधे सीधे छपर नजर आएंगे। आइए इसी क्रम में हम लोग अगला प्रश्न देख लें। हाल ही में कौन सी कंपनी भारत की 100वीं यूनिकॉर्न स्टार्टअप बन गई? अब पहला देखिए, यहां दिया गया है चेन्नई सुपर किंग्स, दूसरा दिया गया ओपन, तीसरा दिया गया है रिवेल फूड्स, चौथा दिया गया है काइन स्विच। अब यहां जो विकल्प आपका सही होगा, विकल्प नंबर बी सही होगा, ओपन। ओपन भारत की 100वीं यूनिकॉर्न स्टार्टअप बन गया। अब यूनिकॉर्न स्टार्टअप क्या है? जब किसी बिजनेस को छोटे स्तर पे प्रारंभ किया जाता है तो उसे स्टार्टअप कहा जाता है, और जब इसी का आकार बहुत बड़ा कर लिया जाता है, बिलियन डॉलर में इसका आकार बढ़ जाता है, तो उसी को यूनिकॉर्न कहा जाता है। अब यहां पर एक प्रश्न अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, यहां पूछा जा रहा है 100वां यूनिकॉर्न कौन है दोस्तों? तो आप बताएंगे ओपन। लेकिन अगर खेल के क्षेत्र में पहला यूनिकॉर्न कौन बना है तो ये चेन्नई सुपर किंग्स बना है। इस बात को आप जरूर ध्यान रखेंगे। खेल के परिदृश्य में भारत का पहला यूनिकॉर्न कौन है? तो चेन्नई सुपर किंग्स है। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देख लें। विनय सामर्थ्य योजना किस राज्य सरकार की योजना है? तो ये कर्नाटक राज्य की योजना है। इसका उद्देश्य क्या है? समाज में ऊंच नीच भी और जाति पात के भेदभाव को समाप्त करना। अगला देखिए, मातृ कौशल्या योजना किसका है? तो ये छत्तीसगढ़ का है, छत्तीसगढ़ का है। ऐसे ही माझी वसुंधरा योजना किसकी है? तो महाराष्ट्र सरकार की है। माझी वसुंधरा योजना किस राज्य सरकार की देन है? तो वो महाराष्ट्र सरकार की योजना है। साथ ही साथ आपको भी बताया गया चिरंजीवी योजना का संबंध किससे है? तो चिरंजीवी योजना का संबंध और बोल्ड योजना का संबंध राजस्थान राज्य से है। ऊर्जा प्रवाह क्या है? ये तट रक्षक जहाज है, तटरक्षक जहाज है। यहां से भी गलत होने का चांस ना हो, इसी नाते इस प्रश्न को बार बार बताया जा रहा है कि ऊर्जा प्रवाह क्या है? तो आप कहिए ये तटरक्षक जहाज है। और इंडियन कोस्ट गार्ड IOC दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 1 फरवरी को इंडियन कोस्ट गार्ड दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके प्रमुख कौन है? वीरेंद्र पठानिया है। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देख लें। हाल ही में किसे गूगल के नए सार्वजनिक नीति प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? अब देखिए, पहला दिया गया सुंदर पिचोई, दूसरा दिया गया सत्या नडेला, तीसरा दिया गया एंडी जेसी, चौथा दिया गया अर्चना गुलाटी। तो यहां जो सही आंसर आपका होगा दोस्तों, ये विकल्प नंबर डी होगा। अर्चना गुलाटी को गूगल के नए सार्वजनिक नीति प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है।
अब यहीं पे कुछ हाल फिलहाल में नियुक्तियों को आपको याद रखना है। जैसे भारत के अगले विदेश सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो विनय मोहन क्वात्रा जी को। जैसे थल सेना के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो मनोज पांडे जी को। साथ ही साथ मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया, अजय कुमार सूद जी को। और अगर महिला वर्ग में बात की जाए तो जेएनयू की पहली महिला कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो शांति धूली पड़ी जी को। साथ ही जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की अलका धृति बनर्जी जी को। जबकि ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, अलका मित्तल जी को। और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की पहली महिला प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो वो शोभा मंडल जी को नियुक्त किया गया है। ये सारे प्रश्न अत्यंत ही महत्वपूर्ण है और इस प्रश्नों को बार बार बताना आपको केवल एक ही उद्देश्य को बताता है कि आपसे गलती ना हो और आप अपने मंजिल तक जरूर पहुंचे। आइए इसी क्रम में हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य द्वारा मियां का बड़ा स्टेशन का नाम बदलकर महेश नगर हाल्ट कर दिया गया? पहला दिया गया है हिमाचल प्रदेश, दूसरा दिया गया आंध्र प्रदेश, तीसरा दिया गया गुजरात, चौथा दिया गया है राजस्थान। तो यहां जो सही होगा यह सही होगा राजस्थान। अब यहां मियां का हाल्ट, मियां का बड़ा एक स्टेशन था जिसका नाम बदलकर महेश नगर हाल्ट कर दिया गया। अभी अब राजस्थान से संबंधित आप कुछ चीजें जाने। अभी हाल ही में राजस्थान ने अपना स्थापना दिवस मनाया है, 36वां स्थापना दिवस मनाया है। कितना? 36वां स्थापना दिवस है मनाया है। और राजस्थान से ही संबंधित जानकारी में देखें तो मरु महोत्सव या ऊंट महोत्सव का आयोजन भारत के किस राज्य में किया जाता है, तो राजस्थान में किया जाता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें सांभर झील, सांभर झील भारत के किस राज्य में स्थित है, तो सांभर झील भारत के राजस्थान राज्य से संबंधित है। अगर हम यही बात करें डिडवाना झील कहां स्थित है, राजस्थान में स्थित है। और 17वीं लोकसभा के लोकसभा अध्यक्ष का संबंध किस राज्य से है, तो ओम बिरला जी जो है 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष, उनका संबंध राजस्थान राज्य से है। अगर हम बात करें गुजरात से संबंधित तो तैयारी निर्यात सूचकांक में गुजरात प्रथम स्थान पे है। साथ ही साथ WHO के द्वारा ट्रेडिशनल मेडिसिन का केंद्र खोले जाने की अनुशंसा किस राज्य में किया गया है, तो वो गुजरात राज्य में किया गया है। अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश के बारे में दोस्तों, तो हाल ही में आंध्र प्रदेश ने 13 नए जिलों का गठन किया है। अब टोटल नए जिले आंध्र प्रदेश में जो हो गए हैं वो 26 जिले हो गए। अगर बात करें हिमाचल प्रदेश के बारे में तो 100% वैक्सीनेशन वाला, 100% LPG वाला और सीकुला दर्रा का संबंध किस राज्य से है, तो वो हिमाचल प्रदेश से है। आइए इसी क्रम में हम लोग अंतिम देखें। हर गांव पुस्तकालय किस राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया है, तो स्थान है जमताड़ा। याद रखना है क्योंकि स्थान भी दे सकता है। और ये है कहां, झारखंड राज्य में है। साथ ही साथ इंडिया आउट प्रोग्राम का संबंध या इंडिया आउट का संबंध किस देश से है, तो इसका संबंध दोस्तों मालदीव से है। मालदीव की राजधानी माले है और मालदीव के साथ इक्वेरियन युद्धाभ्यास भारत और किस देश के साथ होता है, तो वो मालदीव के साथ होता है। और साथ ही साथ 76वें यूएन महासभा की अध्यक्षता किसने किया था, तो अब्दुल्ला शाहिद के द्वारा किया गया, जो कि मालदीव के वित्त मंत्री हैं। साथ ही साथ ग्लोबल पीस एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो बबीता सिंह जी को ग्लोबल पीस एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों ये सारे प्रश्न जो हैं अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। आप जब परीक्षाओं में बैठेंगे और जब आपके सामने पेपर होगा, अगर आप इसका रिवाइज किए रहेंगे, इनको आप रिकॉल किए रहेंगे, तो निश्चित ही आपको लाभ होने वाला है। इसी क्रम में देखिए, बिना शिक्षा ग्रहण किए आप सफलता पा नहीं सकते, क्योंकि सफलता का रास्ता शिक्षा से होकर ही गुजरता है। मतलब अगर आप मन में ख्याली पुलाव बना रहे हैं कि हम ऐसे बैठे रहेंगे और हमको अपनी नौकरी या हमको अपनी मंजिल मिल जाएगी, तो ये कभी भी संभव नहीं है। उसके लिए आपको अपना 100% देना होगा। अगर आप अपना 100% दे रहे हैं तो निश्चित ही सफल होके जाएंगे। इन्हीं सोच के साथ, इसी संकल्प के साथ आगे बढ़िए, आप निश्चित ही सफल होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देना चाहेंगे। आप अपना और अपने परिवार का खूब सारा ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।